Hello, good evening all. Namaskar. I am Advocate Priya Ratnani. Welcome to my channel. चलिए आज मैं कुछ ऐसा सीपीसी का लेके आई हूँ चैप्टर। आप बोलेंगे मैम सीपीसी क्या नया है? हाँ नया है। वो है ऑर्डर नंबर 21। ऑर्डर नंबर 21। अब ऑर्डर नंबर 21 को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूंगी कि इट इज बलम सामे। तो why Sami? Because order number 21 has 106 rules. पढ़ते लेकिन आप ऐसे पढ़ोगे 106 rules की आपने ऑर्डर 21 सालों से पढ़ के रखा हुआ है, जिसमें एग्जीक्यूशन क्या होती है, डिग्री क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है। पहले तो ये समझ के चलो कि जब तक ऑर्डर नहीं होता, जब तक जजमेंट नहीं होती, तब तक डिग्री कहां से आएगी जनाब? बिल्कुल नहीं आएगी, है ना। तो डिग्री आएगी, उसके बाद में एग्जीक्यूशन को लाएगी। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग एग्जीक्यूशन और डिग्री, जिसमें आपको ये समझना होगा कि जो डिग्री होल्ड करता है उसे डिग्री होल्डर कहते हैं, जिसे डिग्री होल्डर कहते हैं। जो जजमेंट होल्ड करता है, जिसके अगेंस्ट जजमेंट अगेंस्ट में आती है, उसे जजमेंट होल्डर कहा जाता है। इन दोनों को अगर आपने समझ लिया तो कोई नहीं रोक सकता ऑर्डर 21 को पढ़ने के लिए। बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिए। क्यों इंपॉर्टेंट पढ़े? क्यों? आपको कहां से पता है कि यही आने वाला है, इंपॉर्टेंट यही है? हाँ नहीं ना। चलो आते हैं पेमेंट अंडर डिग्री। अब इसमें आपको ये समझना होगा कि पहले पेमेंट के बाद आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन देंगे। वहां मत जाना, ये बहुत छोटा छोटा लिखा है, मालूम है मुझे। बैरेक ओपन कर लीजिए, ठीक है। बैरेक ओपन करेंगे, समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। मैम बोर्ड विजिबल नहीं है, शब्द तो विजिबल है, शब्द तो सुनाई दे रहे हैं ना मेरे, है ना। तो इट टॉक्स अबाउट पेमेंट अंडर डिग्री। ये बोलता है मोड्स ऑफ पेइंग मनी अंडर डिग्री। आप ये समझ के चलिए कि मनी डिग्री क्या होता है। माल है तो ताल है, ताल होगी तो डिग्री होगी, डिग्री होगी, डिग्री होगी। तो डिग्री कैसे होगी जनाब? डिग्री कैसे होगी? अरे ऐसे होगी डिग्री। तो हम मोड्स ऑफ पेइंग मनी अंडर डिग्री, वैसे तो मैं आपको ऐसे ही बता देती क्या है, पर कोई स्टूडेंट बोलेगी मैम ये मिस आउट हो गया, वो मिस आउट हो गया। तो लेट अस मेक इट क्लियर। एक तो जो डिग्री आती है ना, वो आती है पोस्ट ऑर्डर पे, ठीक है, थ्रू पोस्ट, ठीक है। अगर आप किसी को पैसे देने के लिए तैयार है, थ्रू चेक, थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट या किसी पोस्ट के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा आप पैसे देने के लिए तैयार हैं, तो ये मोड बताता है दिस इज अ मोड ऑफ मनी डिग्री। ना इसके बाद आता है पेमेंट आउट ऑफ कोर्ट टू डिग्री होल्डर। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरे पास पैसे नहीं है सर, प्लीज मेरी बात मान लीजिए, मैं आपको ये जो भी पेमेंट है आउट ऑफ कोर्ट देने के लिए तैयार हूं, कोर्ट के बाहर देने के लिए तैयार हूं। तो इसकी क्या जो कोर्ट यहाँ पे सुन के लेगी, कोर्ट समझेगी कि ये बात को कि यार ये तो जा रहा है बाहर, आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। किसे? जजमेंट डेटर को कि सर आई एम गोइंग आउट ऑफ द कोर्ट फॉर व्हाट? फॉर पेइंग एंड पेमेंट टू द डिग्री होल्डर। मैं डिग्री होल्डर को पैसे देने के लिए तैयार हूं। कहां? कोर्ट के बाहर। पहले मोड, फिर पैसा। अब आता है कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री। ये हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट पेमेंट के बारे में बोलता है, सेकंड पार्ट कोर्ट जो एग्जीक्यूट करती है डिग्री, ठीक है। यहां पे लिखा है लैंड सिचुएटेड इन मोर देन वन जुरिस्डिक्शन। नाउ लैंड कहां सिचुएटेड है? लैंड कहां सिचुएटेड है? लैंड पूना में सिचुएटेड है, ठीक है। एक लैंड जो है वो दिल्ली में सिचुएटेड है, एक लैंड हमारे स्टूडेंट्स है जोधपुर में सिचुएटेड है, ठीक है।
अगर अलग अलग जगह पर लैंड सिचुएटेड है तो डिक्री को कैसे एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, यही तो क्वेश्चन है। डिक्री को ऐसे एग्जीक्यूट कराएगा, जो जिसके ज्यूरिसडिक्शन में आएगा उस लैंड को वो अटैच करेंगे। चल बाबा आन दे। इसके बाद में ट्रांसफर टू कोर्ट्स ऑफ अ स्मॉल कोर्ट। नाउ स्मॉल कॉजेस कोर्ट होगा यहाँ पे, आई एम सॉरी, स्मॉल कॉजेस कोर्ट, क्योंकि ये मैंने पूरा खुद लिखा है बैठ के, तो 46 सेक्शंस यहाँ पे, सॉरी 42 रूल्स जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो प्लीज इस 46 के 46 रूल्स को ऐसा पढ़ेंगे 21 आपके मुट्ठी में होगा। चलिए अब स्मॉल कॉजेस कोर्ट। स्मॉल कॉजेस कोर्ट का मतलब क्या होता है? जो कोर्ट क्या स्मॉल कॉजेस कोर्ट ये कर सकती है, डिक्री को ये कर सकती है। देखिए जो स्मॉल कॉजेस कोर्ट होती है ना, समझो 2000 रुपीज का ऑर्डर हुआ है, कितना? 2000। If the order is made for 2000 rupees, the court is not executing decree. वो क्या कर रही है? बॉम्बे भेज रही है। कहां भेज रही है? कलकत्ता। तो जो भी ऐसी सिटीज है जो कि जहां पर ये एग्जीक्यूशन के लिए कहां कहां जाएंगे, एक तो है कलकत्ता, दूसरा है मद्रास, तीसरा है बॉम्बे। तो स्मॉल कॉजेस कोर्ट इनको ये डिक्री भेजेगी कि भैया आप इस डिक्री के ऊपर देख लीजिए, यार हमें तो नहीं समझ रहा। तो क्या करेंगे? तो ऐसा करेंगे कि समझिए जो कोर्ट होगा ये एग्जीक्यूशन के लिए भेजेगा और वो कोर्ट उसे रिपोर्ट बनाकर ये जो फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट है, फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट कौन सी होती है? जहां से ही तो हमारा फर्स्ट संबंध बनता है, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट, जहां से हमारा फर्स्ट संबंध बनता है। अब आते हैं मोड ऑफ ट्रांसफर। अब मोड ऑफ ट्रांसफर की बात की जाए तो कैसे ट्रांसफर होगा? जहां डिक्री सेंड की गई हो एग्जीक्यूशन के लिए टू अनदर कोर्ट, कहां भेजी गई है? अनदर कोर्ट। और अनदर कोर्ट क्या करिए? डिक्री शैल सेंड डायरेक्टली टू अदर कोर्ट वेदर और नॉट such other court is situated in the same state, but the court to which decree is sent for execution shall have a jurisdiction to execute the decree। अब देखो एक तो कोर्ट ही भेज रही है, कौन भेज रही है? सामने वाली कोर्ट भेज रही है, ट्रांसफर कर रही है, भैया तू जाके देख मेरे से तो जम रहा नहीं है, ठीक है? तो वो अगर कोर्ट ट्रांसफर कर रही है एग्जीक्यूशन के लिए तो भैया यहां पर जुरिस्डिक्शन का पॉइंट आ जाता है कि तुम्हारे पास जुरिस्डिक्शन है तो वो तू एग्जीक्यूट करवा के ले ले। भेज कौन रही है? कोर्ट भेज रही है, ठीक है? इसके बाद में आते हैं प्रोसीजर वेयर द कोर्ट डायरेक्ट्स ओन डिक्री एग्जीक्यूटेड बाय अनदर कोर्ट। नाउ इट्स टॉकिंग अबाउट अनदर कोर्ट। देखो अगर अनदर कोर्ट के पास डिक्री भेजनी है तो पहली चीज तो आपको डिक्री की कॉपी भेजनी पड़ेगी। क्या भेजनी पड़ेगी? डिक्री की कॉपी भेजनी पड़ेगी। क्या भेजनी पड़ेगी? डिक्री की कॉपी भेजनी पड़ेगी और उसके साथ में सर्टिफाइड कॉपी भी भेजनी पड़ेगी, ठीक है? कि बंदा कौन जाएगा? ये सारी डॉक्यूमेंट्स वो वाली कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद में कोर्ट इसको एग्जीक्यूट करवाएगी। एक्सक्यूज मी। इसके बाद क्या आता है? कोर्ट रिसीविंग द कॉपीज ऑफ डिक्रीज फाइल विदाउट प्रूफ। अब कौन भेज रही है? कोर्ट भेज रही है डिक्री, तो कोर्ट अब क्या प्रूफ मांगने लगेगी? कोर्ट बोलेगी कि प्रूफ दे दो। हाँ नहीं, एक कोर्ट चाहे तो विदाउट अ प्रूफ भी डिक्री को एग्जीक्यूशन करवा सकती है। लेकिन डाउट आ रहा है ना, डाउट आ रहा है, डाउट आ रहा है, तो डाउट वो कैसे क्लियर करेंगे? हम लोग वो कोर्ट से सारा बंच मंगवा लेंगे। जो क्लर्क होगा वो बोलेगा कि सम्मान करेगा हमें पूरी कॉपीज भेज दिए जाए, उसके बाद में वो सेट को देकर हम एग्जीक्यूशन करवाएंगे। चाहे तो प्रूफ मांगो, नहीं चाहे। वैसे तो कोर्ट का कोई झूठा तो आने वाला है नहीं, लेकिन चलो इससे सीखते हैं। इसके बाद में एग्जीक्यूशन ऑफ हाई कोर्ट। जब हाई कोर्ट अपने ओरिजिनल पावर्स
को ये करती है। क्या हाईकोर्ट एक अपील नहीं चलाती? बिल्कुल चलाती है। क्या हाईकोर्ट के पास ओरिजिनल पावर नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए? बिल्कुल है। अगर है तो वो भी एग्जीक्यूशन में अपना काम कर सकती है। इसके बाद में आता है एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन। अब मैं आपको यहां पे बता देती हूँ कि कितने टाइम पीरियड का एप्लीकेशन और फॉर एग्जीक्यूशन लगाना चाहिए। अब लिमिटेशन आ जाता है यहाँ पर। आपने लिमिटेशन एक्ट तो पढ़ा ही होगा, है ना? वैसे तो सभी पढ़ते हैं यार, लेकिन ऐसी कोई चीज ऐसे नहीं है कि सबको सब आता है। हम बहुत इसमें चलते हैं कि सबको सब आना चाहिए। अरे क्यों आना चाहिए सबको सब? जब पढ़ेंगे तब तो सीखेंगे ना। तो लिमिटेशन एक्ट क्या बोलता है कि वैसे तो डिक्री को 12 इयर्स का टाइम होता है एग्जीक्यूशन के लिए। कितना? 12 इयर्स। और अगर ये ऐसी कोई डिक्री है जो कि ये इंजंक्शन रिलेटेड डिक्री है तो 3 इयर्स टाइम लगता है। 3 इयर्स में एग्जीक्यूशन करवा के खत्म करके समाप्ति पे कर लेना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं ऑर्डर नंबर 21 का रूल जो होता है ओरल एप्लीकेशन और रिटर्न एप्लीकेशन। अब ओरल अगर मनी डिक्री है तो ओरली कोर्ट को बोलेंगे सर डिक्री पास हो गई है, एग्जीक्यूशन करवा दो ना। सर बोलेगा कि हम फ्री बैठे। ओरल एप्लीकेशन का मतलब है कि जिस समय डिक्री हो रही है उसी समय ही कोर्ट को इंसिस्ट करना कि सर इसको जेल में भेज दो, क्योंकि अगर आपने इसको यहां से छोड़ दिया तो ये तो वापस आने वाला है ही नहीं। ठीक है, इसके बाद में इसी पार्ट में ए पार्ट में ओरल बोलता है, बी पार्ट में रिटर्न एप्लीकेशन बोलता है। आपको कोर्ट में रिटर्न एप्लीकेशन देना होता है। रिटर्न एप्लीकेशन जिसमें क्या मेंशन करना होता है? नंबर ऑफ सूट, क्या सूट का नंबर, फिर पार्टी, नेम ऑफ द पार्टी, डेट कब हुई है डिक्री, क्या अपीलेबल है डिक्री, इसके बाद में कोई एडजस्टमेंट है क्या। आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पे एडजस्टमेंट की क्या बात चाहती है, ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। अगर आपने बाहर जाके कुछ एडजस्टमेंट किए ना, इसके साथ बाहर जाके कोई एडजस्टमेंट करी है ना, तो वो आपको कोर्ट को बतानी पड़ेगी। कोर्ट को सपना नहीं आने वाला ये चीज को लेकर कि कोई एडजस्टमेंट हुई है या नहीं। गॉट माय पॉइंट? कम ऑन। नाउ आता है एप्लीकेशन फॉर अरेस्ट ऑन द स्टेट ग्राउंड्स। आपको ये 11A, अब इसको देखो कैसे यहाँ पे 11A को इंसर्ट कर दिया गया है। क्या 106 रूल्स कम थे कि 11A को और भी बहुत सारे A को इंसर्ट करके हम लोगों को ये किया गया है? It is so bad. Now it's not bad, but application for arrest to state grounds. अगर आपके पास strong grounds है कि सर ये तो भागने वाला है, ये तो इंडिया ही छोड़ देगा, ये तो निकल लिया, मैं तो गई, मेरे तो पैसे बिक गए, अगर ऐसी कोई बात है ना तो आपको ऐसे ग्राउंड स्टेट करने पड़ेंगे, तभी ही कोर्ट उसकी अरेस्ट को यस करेगी। किसकी? जजमेंट डेटर की। एक होता है डिक्री होल्डर, दूसरा होता है जजमेंट डेटर। डिक्री होल्डर कौन होता है? जिसके फेवर में डिक्री आती है। जजमेंट डेटर कौन होता है? जिसके अगेंस्ट में जजमेंट आती है। ठीक है, चलिए, मे आई नॉट बी सो फास्ट फॉर यू पीपल, सॉरी। इसके बाद आता है एप्लीकेशन फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन जेडीज पोजेशन। ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी, ओ कौन सा वो गाना, वो पता नहीं ढिंचैक पूजा का गाना है, ठीक है, वो गाड़ी का जो गाना है तो वो ये है, जो गाड़ी का गाना है ना वो ये है, ठीक है, ढिंचैक पूजा, ठीक है, जो बोलती है एप्लीकेशन फॉर अरेस्ट फॉर अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन जजमेंट पोजीशन। अभी देखो कहीं ना जजमेंट डेटर बहुत ही होशियार है, बहुत ही क्लेवर है। पता है उसने क्या कर दिया है? उसने अपनी प्रॉपर्टी की पोजीशन किसी और को दे दी है। अपनी प्रॉपर्टी की पोजीशन मैंने तो सही किया है ना? नहीं, हाँ ऑफ कोर्स सही किया। चलिए मजाक अपार्ट, अब जजमेंट होल्डर इज अ स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। इसने क्या किया? अपनी प्रॉपर्टी अटैचमेंट करने से भी पहले इसने ये प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी, दे दी, उसके पोजीशन में नहीं है। तो कोर्ट क्या ऑर्डर करेगी कि अगर किसी के पोजीशन में है ये प्रॉपर्टी तो ना तुम बेच सकते हो, ना तो सेल कर सकते हो, ना ही इस प्रॉपर्टी के ऊपर लीन कर सकते हो, ना ही इस प्रॉपर्टी पे मॉर्गेज क्रिएट कर सकते हो। वैसे तो देखा जाएगा वो एक ओनर होगा, है ना, क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने, हम दोनों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदी, हम दोनों ने, तो मैं भी ओनर, तुम भी ओनर, को ओनर, मैं भी ओनर, तू भी ओनर,
को ओनर, ठीक है। अब एप्लीकेशन फॉर अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू सर्टेन पर्टिकुलर्स। अब सर्टेन पर्टिकुलर्स की क्या बात करता है यहाँ पर बोल रहा है कि जो एप्लीकेशन अटैचमेंट को लेकर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जजमेंट डेटर, तो उसमें उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा होना चाहिए कि प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रॉपर्टी का सर्वे नंबर क्या है, प्रॉपर्टी कहाँ की है, प्रॉपर्टी का सिटी सर्वे नंबर क्या है, प्रॉपर्टी क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कुछ उसमें एसेस है, कुछ चीजें हैं जो बतानी चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आनी चाहिए। एवरीथिंग इज टू बी मेंशन, यानी यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन। पर्टिकुलर्स का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, 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 डिस्क्रिप्शन। होलिया बताना प्रॉपर्टी का, होलिया कि एक फ्लोर है, 2 फ्लोर है, बाउंड्रीज क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ठीक है। ये बोलता है 13। इसके बाद में आते हैं 14, पावर टू रिक्वायर सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कलेक्टर्स रजिस्टर इन सर्टेन केसेस। अब कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जनाब की जो प्रॉपर्टी क्या की गई है, वो प्रॉपर्टी के ऊपर रेवेन्यू नहीं भरा गया, तो क्या कोर्ट को सपना आने वाला है कि रेवेन्यू नहीं भरा गया है? ऐसे ही कोर्ट दे देगी बिना रेवेन्यू के। तो अगर रेवेन्यू नहीं भरा गया है तो कोर्ट क्या करेगी, कलेक्टर को बोलेगी कि भैया तू आजा बता कि कहाँ पे है प्रॉपर्टी, क्योंकि गवर्नमेंट की रेवेन्यू खाना, क्योंकि कोर्ट ये सब थोड़ी देख रही है। कोर्ट क्या करेगी, कलेक्टर को बोलेगी, कलेक्टर इस बात की जांच करेगा, एक रिपोर्ट भेजेगा कोर्ट में कि सर हाँ इसमें पैसे भरे हैं, रेवेन्यू पेड है, तो चलो आप प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं। अगर रेवेन्यू पेड नहीं है तो प्रॉपर्टी कैसे अटैच होगी, तो वो रेवेन्यू का पैसा भी तो माइनस होगा। चलिए ना, एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन बाय जजमेंट डेटर। नाउ इट्स टॉकिंग अबाउट द जजमेंट डेटर। ये बोल रहा है कि जहां पर जॉइंटली इन फेवर ऑफ मोर पर्संस, वेयर अ डिक्री हैज बीन पास जॉइंटली इन फेवर ऑफ मोर पर्संस, यानी एक और एक पर्सन के ज्यादा लोगों के फेवर में अगर डिक्री पास की गई है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो वहां के सर्वाइवर्स हो गए, समझो एक जो है वो मर गया तो उसके सर्वाइवर्स को भी तो मिलेगा। ऐसे थोड़ी होता है कि आपने डिक्री कर दी, मैं तो मर गया, मेरे पीछे जो मेरे बच्चे होंगे क्या भूखे मरेंगे क्या? आपको उन्हें भी देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक और एक से ज्यादा अगर है एग्जीक्यूटर्स तो बिल्कुल क्यों नहीं, इन्हें भी मिलना है, इन्हें भी हक है। तो क्या जजमेंट डेटा फ्रॉड ही करते रहेगा क्या? ठीक है ना। कमिंग टू एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफरी ऑफ अ डिक्री। अब ये ट्रांसफरी की बात बोलो तो ट्रांसफरी का गाना समझो कि यहाँ पे बोल रहा है कि जहां पर डिक्री पास हुई है जॉइंटली, सेम बात बोल रहा है कि इन फेवर ऑफ 2 और मोर पर्संस, the interest of any decree holder in a decree is transferred by assignment in writing or by operation of law. The transferee may apply the execution of decree to the court which is passed, and the decree may be executed in same manner, same condition as the application was made by the decree holder. यानी कि अगर ऐसा ट्रांसफरी है, ठीक है, ट्रांसफरी आपको पता है, अगर आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जहां पर आपने लिस्ट पेंडेंसी पढ़ा रहे, लिस्ट पेंडेंसी क्या होता है ये मैं आपको रिवील करूंगी कि लिस्ट पेंडेंसी होता क्या है। पेंडिंग द लिटिगेशन यू कैन नॉट सेल द प्रॉपर्टी, है ना। कौन से सेक्शन में पढ़ा है जरा मुझे इनबॉक्स करके बताइए, अगर आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली मालूम होगा। इसके बाद में आता है प्रोसीजर ऑन रिसीविंग एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। हम 11 में क्या पढ़ के आए, ओरल और रिटन के बारे में। हम 14 में क्या पढ़ के आए, हम पढ़ के आए कलेक्टर के बारे में। 11 में क्या पढ़ के आए, ओरल और रिटन एप्लीकेशन के बारे में। 14 में क्या पढ़ के आए हैं, कलेक्टर के बारे में। तो यही है प्रोसीजर। जब एप्लीकेशन आती है तो क्या एप्लीकेशन कौन लगाता है, डिक्री होल्डर एप्लीकेशन लगाता है, डिक्री होल्डर एप्लीकेशन लगाता है, डिक्री होल्डर एप्लीकेशन लगाता है। इसके बाद में आता है एग्जीक्यूशन इन केस ऑफ क्रॉस डिक्री। अब ये क्रॉस डिक्री क्या है, ऑन रिसीविंग, यहाँ पर ये क्रॉस डिक्री के बारे में क्या बता रहा है, इसमें क्रॉस डिक्री के बारे में बोल रहा है कि वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड बाय द कोर्ट इन एग्जीक्यूशन ऑफ क्रॉस डिक्री इन सेपरेट सूट फॉर द पेमेंट। यानी देखो कि 2 सूट चल रहे हैं, 2 सूट चल रहे, एक ही जजमेंट डेटर है, एक जजमेंट डेटर में आपको भी पैसे ठगा है, मुझे भी पैसे ठगा है, इसको भी पैसे ठगा।
अगर ठगा है तो पैसे तो लौटाने पड़ेंगे, पैसे तो देने पड़ेंगे, क्या फ्री के पैसे आते हैं क्या? तो ऐसे केस में जो डिक्री होल्डर, जो यहाँ पर जो डिक्री होल्डर है वो इसको सपोर्ट करेगा, यहाँ पर जो डिक्री होल्डर है वो इसको सपोर्ट करेगा। किसको? डिक्री होल्डर्स एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस डिग्री की बात की गई है, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको डिटेल अब यहाँ नहीं एक्सप्लेन करूंगी, आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, मैं आपको और डिटेल एक्सप्लेन करूंगी, जो कि मैं आपको बताती हूँ, इट इज माय रिकॉर्ड कि ऑर्डर 21 को मैंने 3 घंटे में एक ही सेशन में कंप्लीट किया है। लिख के लीजिए, मैंने ऑर्डर 21 को 3 आवर्स में एक ही सेशन में पूरा ऑर्डर 21 इज अ क्लीन बोथ। चलिए फर्दर, नाउ कमिंग टू, इसके बाद में आता है एग्जीक्यूशन क्रॉस क्लेम। वही बात बोल रहा है क्रॉस क्लेम को लेकर। अगर आपने क्रॉस क्लेम समझा है कि क्या होता है कि जहां पर 2 sums are equal in satisfaction, both shall be entered upon the decree. अगर unequal है तो it may be taken by the party on the larger sum on which remains after deducting the smaller sum. The satisfaction of smaller sum shall be entered upon the decree. Now coming to 20, cross decree and cross claim on the mortgage suit. यहाँ पर अगर मॉर्गेज सूट है, लोन का सूट है, उसके बारे में किया जाता है, उसको फॉलो किया जाएगा। अब आते हैं 21 जो बोलता है साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन। The court may in the discretion refuse the execution at the same time against the person and the property of the judgment debtor. कोर्ट क्या करती है? कोर्ट का पावर है, कोर्ट रिफ्यूज कर सकती है। किस चीज को रिफ्यूज कर सकती है? इस चीज को रिफ्यूज कर सकती है कि सेम टाइम पर अगर कोई प्रॉपर्टी या ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसको एग्जीक्यूट करवाना है तो उसको वो रोक भी सकती है, ठीक है। इसके बाद में आता है 22, नोटिस टू शो कॉज अगेंस्ट एग्जीक्यूशन इन सर्टेन केसेस। शो कॉज, अब यहां पर है ना, जो कि शो कॉज है ना कि आप रीजन बताइए, रीजन बताइए क्या रीजन था। Where an application for execution is made for more than 2 years from the date of the decree. Execution कब की? 2 साल बाद। Execution कब की? 2 साल बाद। किसके अगेंस्ट? लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगेंस्ट द पार्टी टू द डिक्री। Where an application of the decree filed under the provision of 44A, आगे बताती हूँ 44A क्या है। फिर इसके बाद में इंसॉल्वेंसी की बात करता है, अगेंस्ट असाइनी और रिसीवर इंसॉल्वेंसी where the party of the decree has been adjudged to be insolvent. पहले क्या बताया? more than 2 years, फिर क्या बताया? लीगल रिप्रेजेंटेटिव, फिर क्या बताया? इंसॉल्वेंसी, फिर क्या बताया? असाइनी और रिसीवर के बारे में। फिर एक प्रोविजो बोलता है 2 इयर्स को लेकर। इसके बाद में ये रूल 2 बताता है। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, ज्यादा डिटेल में आपको समझ में आएगा, मैं जितना बता रही हूँ दैट इज वेरी सफिशिएंट। अब आते हैं 22A, सेम नॉट टू बी सेट असाइड ऑन द डेथ ऑफ अ जजमेंट डेटर बट आफ्टर द सर्विस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ सेम। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि सेल सैटिस्फाइड नहीं होगी, तू मर जा, तू कुछ भी कर, सेल सैटिस्फाइड नहीं होगी। अगर ऐसी कोई बात है तो वो अलग बात होगी, प्रोक्लेमेशन तो बिल्कुल नहीं रखेगी। सुनो सुनो गांव वालों, ये प्रॉपर्टी अब कोर्ट की प्रॉपर्टी हो चुकी है, ये वो बात बताता है। इसके बाद में प्रोसीजर आफ्टर इशू ऑफ नोटिस। अब इशू ऑफ नोटिस के बारे में बताया है कि जहां पर पर्सन को नोटिस इशू किया गया है और वो अपीयर नहीं होता है, कोर्ट में नहीं आता है, सफिशिएंट कॉज नहीं बताता कि भैया हम कोर्ट में क्यों नहीं आए थे, ऐसा कोई ऑब्जेक्शन अगर आता है तो कोर्ट को इस चीज का ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है। कौन सा? इशू नोटिस, ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। इसके बाद में आता है प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन। प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन क्या बोलता है? ये प्रोसेस बताता है कि एग्जीक्यूशन को कैसे करवाना है, कैसे एग्जीक्यूशन होगी, इस चीजों को लेकर ये प्रोसेस को डिस्कस किया गया है। फिर इसके बाद में ये प्रोसेस के बाद में आता है हमारा प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन, एंडोर्समेंट ऑन अ प्रोसेस। अभी एंडोर्समेंट के बारे में बताती हूँ कि जो भी प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ एंडोर्समेंट होती है वो यहाँ पे डिस्कस की गई है। 26 होता है व्हेन अ कोर्ट में स्टे एग्जीक्यूशन, यहाँ से स्टार्ट होता है, एग्जीक्यूशन स्टे हो जाए तो क्या? पावर टू रिक्वायर सिक्योरिटी टू इंपोज कंडीशंस अपॉन द जेडी। जहां पर कोर्ट को अगर एग्जीक्यूशन में स्टे लगाना है, रुक जाओ सरकार, तो फर्स्ट इंस्टेंट कोर्ट को भी या एपीलेट कोर्ट को भी इस चीज का नॉलेज होना चाहिए
ठीक है। इसके बाद में जो मैंने पावर टू रिक्वेस्ट सिक्योरिटी के बारे में बताया वो इसी का पार्ट है। इसके बाद में आता है रूल नंबर 27, लायबिलिटी ऑफ अ जजमेंट डेटर डिस्चार्ज। अगर जजमेंट डेटर की लायबिलिटी डिस्चार्ज कैसे की जाएगी, अगर वो जो भी पैसे हैं वो रेडी है भरने के लिए तो उसकी तो डिस्चार्ज हो जाएगी। चलो ठीक है, भरो पैसे, निकलो यहाँ से बाहर। अब होता है ऑर्डर ऑफ द कोर्ट विच पास अ डिक्री ऑफ एपीलेट कोर्ट टू बी बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट। यहाँ पे बोलता है कि जो भी ऑर्डर कोर्ट ने जिसने डिक्री पास की है या तो अपील का ऑर्डर है वो एग्जीक्यूशन के लिए वो बाइंडिंग हो जाएगा। इसके बाद में स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन पेंडिंग इन द सूट बिटवीन द डिक्री होल्डर एंड द जजमेंट डेटर। स्टे ऑफ द सूट बिटवीन द डिक्री होल्डर एंड द जजमेंट डेटर। डिक्री इन वन पार्ट ऑफ मनी द कोर्ट शैल ग्रांट द स्टे विदाउट रिक्वायरिंग द सिक्योरिटी रिकॉर्ड टू रीजन फॉर डूइंग सो। यानी कि अगर कोई सूट पेंडिंग है किसी भी कोर्ट में किसी भी होल्डर ऑफ डिक्री के अगेंस्ट, तो डिक्री जो भी एग्जीक्यूट होगी सच कोर्ट में ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन अगेंस्ट हुम द डिक्री वाज पास्ड, द कोर्ट जो भी है वो सिक्योरिटी लेगी। ऐसा थोड़ी होगा कि बस आ गए कोर्ट में मुंह उठा के और चल दिए। ठीक है। इसके बाद में हमारा 30 होता है मोड ऑफ एग्जीक्यूशन। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है मोड ऑफ एग्जीक्यूशन, जो डिक्री ऑफ फॉर पेमेंट ऑफ मनी की बात करता है। एवरी डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी इंक्लूडिंग अ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी is an alternative to some other relief executed for the detention of a civil prison। और अगर आप पैसे नहीं भरोगे तो कोर्ट के पास कोई रेमेडी नहीं भेजेगी, आपको सीधा सिविल प्रिजन भेज दिया जाएगा कि गो प्लीज आप जेल चले जाओ, अब हम आपके पास और वेट करने वाले नहीं हैं, चलिए निकलिए यहाँ से बाहर। नाउ 31, I think 31 is decree for the specific of, it is very smallly written, please open your parents, you can read it from your parent। I'm talking about rule number 31 speaks about decree of specific movable property। ये specific movable property के बारे में बात करता है कि अगर आप इस चीज को ओबे नहीं करोगे तो आपकी प्रॉपर्टी तो डायरेक्टली सेल कर दी जाएगी और सीधा आपको बोला जाएगा कि चल तू अभी निकल, तेरा काम हो गया है, यहाँ पे तुझे कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप ओबे करते हो तो आपको कॉस्ट भर के उस एग्जीक्यूशन प्रोसेस को रुका के आपको अलाउ किया जाएगा। इसके बाद में आते हैं हमारे 32 पे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगर राइट्स एंड इंजंक्शन। जहां पर ये बात आती है, अगर आपने रेस्टिट्यूशन के बारे में सेक्शन 144 सीपीसी में पढ़ रखा है तो आपको समझ में आ गया कि मैं रेस्टिट्यूशन की बात क्या करेंगे यहाँ पर, कि कहां पर अगर प्रॉपर्टी रेस्टिट्यूशन या कंज्यूगर राइट्स को लेकर है, इंजंक्शन को लेकर है, तो वो डिक्री उस तरीके से होगी जो कि एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में होगी, एक रेस्टिट्यूशन और इंजंक्शन से रिलेटेड होगी। कि समझो एक आपने रेस्टिट्यूशन में आपके खिलाफ एक ऑर्डर हुआ है, जो कि एक हस्बैंड है उसके खिलाफ ये ऑर्डर हुआ है कि भैया आप अपने वाइफ को लेके जाओ, आप वहां से उसको लेके जाने के लिए तैयार नहीं है, आप बोलते हैं कि मुझे नहीं मानना, मैं नहीं लेके जाऊंगा, मेरी पत्नी नहीं है ये, ऐसी कोई चीज करते हो ना तो कोर्ट आपको सीधा सिविल प्रिजन भेजेगी, चल निकल जा जेल। उसके बाद में आएगा रेस्टिट्यूशन को लेकर ही है 33 को लेकर, जो मैंने आपको वही बता दिया, हस्बैंड के अगेंस्ट अगर ऐसी कोई डिक्री आती है। फिर आते हैं हम लोग 34 पे, डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड एंडोर्समेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आपको पता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में चेक आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज आता है, फिर हुंडीज आता है और प्रॉमिसरी नोट आता है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करता है, उसके एग्जीक्यूशन की बात कर रहा है, उसको अटैचमेंट की बात कर रहा है। इसके बाद में आ जाते हैं डायरेक्टली और सीधे मैं पॉइंट पे आती हूँ 35 डिग्री ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, द प्रॉपर्टी विच इज अटैच्ड टू, और उसका अटैचमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी का कैसे होगा, वैसे ही होगा जैसे होता है, बस फर्क इतना होता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में जब आपकी अटैचमेंट होती है तो आपको डायरेक्टली वो आप ओनर नहीं बन जाते, आपको ओनरशिप डायरेक्टली नहीं आती, आपकी एब्सोल्यूट ओनरशिप पास ऑन होती है। इसके बाद में आता है डिग्री ऑफ डिलीवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑक्यूपेंसी ऑफ टेनेंट। अगर यहाँ पर टेनेंट रहा गया है और इमूवेबल प्रॉपर्टी उसको टेनेंट रहता है वहां पर, तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके फेवर में आ गई है, किसके फेवर में आ गई है, आपको पता है एक ऑक्शन नाम की चीज होती है, जब कि अगर पैसे तो यहाँ से भी नहीं आ रहे, पैसे तो वहां से भी नहीं आ रहे, तो पैसे आएंगे कहां से, पैसे आएंगे यहाँ से, कि कोर्ट क्या करेगी, ऑक्शन करवाएगी, ऑक्शन में जो भी प्रॉपर्टी का अमाउंट आएगा वो परचेसर को देगी, वो परचेसर को ट्रांसफर करेगी, परचेसर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी लेगा। यहाँ पर अगर टेनेंट रह रहा है तो कोर्ट उसको बोलेगी भैया तू निकल, हम डिग्री पास कर चुके हैं, अब तेरा कोई हक नहीं बनता। अगर वो बोलता है डिग्री होल्डर की ठीक है इसको रहने देते हैं या परचेसर जिस प्रॉपर्टी परचेज की है तो ठीक,
दिखा दिया जाएगा। इसके बाद आता है डिस्क्रिशनरी पावर टू परमिट द जजमेंट डेटर टू शो कॉज अगेंस्ट द डिटेंशन इन प्रेजेंट। अभी शो कॉज यानी इसमें क्या बोला गया है कि नॉटविथस्टैंडिंग where an application for execution of decree for the payment of money by the arrest in civil prison of a judgment debtor who is liable to be arrested in pursuance of the application shall instead of a warrant of arrest notice of calling him to appear। यानी कि उसको पहले ही अरेस्ट करने से उसको नोटिस भेजा जाएगा कि तू शो कॉज, तेरे को नोटिस भेजा गया है, तू आ अपनी रीजन बता कि हम तुझे ये सब सारी चीजें क्यों नहीं करें, ये जो है हम तुझे जेल क्यों ना भेजे, तू हमें आके रीजन बता कि सर मेरी ये कोई मजबूरी है, मेरा ये कोई ऐसा कोई सफिशिएंट कॉज तो बता दो जिस वजह से कोर्ट आपकी चीजों को करते समय रुक जाए। इसके बाद में आता है 38 वारंट ऑफ अरेस्ट टू डायरेक्ट द जेडी टू बी ब्रॉट अप। अब यहाँ पे ब्रॉट अप की बात बताई गई है, जेडी टू बी ब्रॉट अप। अब ये ब्रॉट अप क्या है कि ये बोलता है कि एवरी वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ जजमेंट डेटर शैल डायरेक्ट द ऑफिसर एंट्रस्टेड विद द एग्जीक्यूशन before the court with convenient speed unless the amount which has been ordered to pay together with the interest। अभी यहाँ पर क्या होगा कि जिस ऑफिसर को बोला गया है एग्जीक्यूशन के लिए, जजमेंट डेटर के एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसको क्या बोला जाएगा कि जो भी पेमेंट आती है उसको इंटरेस्ट और कॉस्ट वो सारी चीजें ध्यान में रख के करना। उसके बाद में आता है 39 सब्सटेंस अलाउंस जिसको बोलते हैं मंथली अलाउंस। कोर्ट चाहे तो मंथली अलाउंस भी फिक्स करके दे सकती है कि बेचारा जजमेंट डेटर तो ऐसी हालत में नहीं है, गरीब हो चुका है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम तुझे मंथली अलाउंस फिक्स करके देते हैं, जैसे हम दूध वाले को कैसे 1 महीने का फिक्स करके देते हैं कि तू आके माल देके जा, हम तुझे 1 महीने का पैसा बढ़ के देंगे। तो ये वही सब्सटेंस मंथली अलाउंस की बात कर रहा है कि नो जजमेंट डेटर शैल बी अरेस्टेड ऑन एग्जीक्यूशन डिक्री। जजमेंट डेटर को अरेस्ट नहीं करना चाहिए अंटिल द डिक्री पेज इन द कोर्ट, अगर वो पैसे भरने के लिए तैयार है और सफिशिएंटली ये बोलता है कि सर मैं ठीक है जो भी आप मुझे पैसे बोलेंगे मैं उस चीजों को, उन पैसों को भरने के लिए आज भी तैयार हूँ। Now coming to 40 proceedings on the appearance of judgment debtor obedience to the notice of arrest। अब ये बोलता है कि आफ्टर अरेस्ट कोर्ट क्या करेगी, जजमेंट डेटर को बोलेगी तू मुझे अपनी रीजन बता, शो कॉज व्हाई यू आर नॉट सपोज टू पेमेंट, तू पैसे क्यों नहीं भर रहा है और क्यों तू चुप बैठा है। तो वो रीजन के लिए यहाँ पर वो प्रोसीडिंग्स रखी गई है कि अगर तू नहीं आता है तो हम तो तुझे सीधा, अगर नहीं आता है तो हम तुझे जेल भेज देंगे, अगर वो जजमेंट डेटर ऑलरेडी जेल में है तो वहां से भी उसको वसूला जाएगा, पैसा छोड़ने वाले नहीं हैं हम, ठीक है। इसके बाद में आते हैं 41 बोलता है अटैचमेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी। यहाँ से आपका नई चीज स्टार्ट होती है, एग्जामिनेशन ऑफ जजमेंट डेटर एज टू हिज प्रॉपर्टी। यहाँ पे बोलता है कि जो भी जजमेंट डेटर है, अगर समझो एक कॉर्पोरेशन का ऑफिसर है तो क्या कॉर्पोरेशन ऑफिसर की प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी? बिल्कुल नहीं। उस कॉर्पोरेशन ऑफिसर के पास कौन सी अपनी प्रॉपर्टी, कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी अटैच करोगे क्या? नहीं।